पूरी दुनिया में इस्लामिक फोर्सेस का वामपंथी यानी कम्युनिस्टों से, यानी धैर्य वो कहते हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते, जिसे हमारे यहां नास्तिक कहा जाता है, उसे उर्दू में दहरिया कहते हैं। इन फोर्सेस के बीच में युद्ध होता रहा। यानी अफगानिस्तान में इस्लामिक मुजाहिदीन, जिन्हें आप तालिबान कहते हैं, वो लाल झंडे वाली उस कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ, रशा के खिलाफ लड़े। लेकिन वही पाकिस्तान, वही इस्लाम पे सुबह से शाम तक उठक बैठक करने वाला पाकिस्तान चाइना के साथ इसलिए खड़ा है कि उसे लगता है कि चाइना ही भारत को सबक सिखा सकता है। लिहाजा चाइना के अंदर हजारों लाखों मुसलमानों को वो आजादी जो भारत में है, वो पूरे दुनिया में किसी मुसलमान को नहीं है, लेकिन जितनी भारत के मुसलमानों को आजादी है, उसके बावजूद भी ये सनातनी जो बड़े सब, बड़े खामोश, बड़े सिंपल लोग हैं, उन्हें डरा डरा करके आप ये स्थिति कर रहे हैं कि अब इस देश का सनातनी भी ये सवाल पूछने लगा है कि भाई ये क्या आपकी गुंडागर्दी है, ये कौन सा कुरान है, ये कौन सी हदीस है, ये कौन सा आपका शरिया है कि जिसके तहत आप सड़कों पे गुंडागर्दी करते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, खुलेआम भारत के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सहनशील हो गए। ताकतवर आदमी को सहनशील होना चाहिए, लेकिन सहनशीलता आपकी ताकत को कमजोर करके अगर आपको कमजोर बनाती है तो उस सहनशीलता का कोई अर्थ नहीं है, फिर वो कायरता में काउंट होने लगती है। तो चाइना में हजारों उगिर मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में बंद रखा है, तो पाकिस्तान को तकलीफ नहीं है, इस्लामिक वर्ल्ड को तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसने पैसे से इन इस्लाम के ठेकेदार अल्लाह के मानने वालों को टुकड़ों में खरीद रखा है। तो इनके लिए कुरान हदीस अब इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका कुरान भी चाइना है, इनकी हदीस भी चाइना है, इनका शरिया भी चाइना है इस वक्त। और बस चले तो हो सकता है कुछ दिन बाद आप सुनेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद तो चाइना में पैदा हुए थे, ये भी कह सकते हैं। लिहाजा पूरे मिडिल ईस्ट को उसने पहले अलग अलग समूह में लड़ाया, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, इन सब को आपस में लड़ाया और सस्ते हथियार दे दिए। और ये भी आप जाने कि चाइना के अंदर जो 90% ऑयल का कंजम्पशन है, उसका मात्र 6-7% चाइना प्रोड्यूस करता है, सारा वहीं से मंगाता है। तो उसने उन देशों में आपस में एक दूसरे को लड़ा के रखा हुआ है। और यही हमास जो अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, जो रोज हमले इजराइल पे करता है, उसको भी हथियार देते हैं, सऊदी अरब की फौज को भी देते हैं, सीरिया को देते हैं, लीबिया को देते हैं, और यही आईएसआई को देता है, यही अलकायदा को देता है, यही जैश ए मोहम्मद के चीफ को यूएनओ में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो आज ये युद्ध जो चाइना के साथ है, जो संबंधों में खटास है, जो संबंधों के अंदर एक बड़ा गुस्सा है, उसका कारण यही है कि पैसे ने दुनिया को कमजोर कर दिया है। लेकिन मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में सब कुछ हमारे पास है। हमने गैर जरूरी तौर पे पश्चिम की तरफ देखना शुरू कर दिया, जहां सूरज अस्त होता है। दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, अस्त होते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। लेकिन भारत की नेताओं ने, भारत की तमाम राजनीतिक दलों ने ओवर द टाइम जहां से सूरज निकल रहा है, उस जगह को उस तरफ खड़े होकर के सलाम करने की जगह आपने जहां डूबता है सूरज, उसका सलाम करना शुरू कर दिया है। लिहाजा आपने वहां की संस्कृति, वहां के संस्कारों को, वहां की इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी बना दिया। लिहाजा हमारे देश के अंदर जो ताकत थी, 4 मौसम थे, उनकी अपनी एक उपज होती है। उस खाने का यहाँ के समाज के, यहाँ के वेदर पे क्या असर पड़ेगा, आपके शरीर पे क्या असर पड़ेगा, हमने वेस्ट को कॉपी किया और अपने तमाम जो हमारी धरती से उगने वाली चीजें थी, उनको भूल करके हमने कोल्ड स्टोरेज में गोभी और प्याज को रखना शुरू कर दिया। अब बेमौसम हम गोभी खा रहे हैं, वो गोभी हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे माहौल को भी खराब कर रहा है। लेकिन हम एकदम अपनी जरूरतों को हमने ऐसा बना दिया है कि हम वेस्ट के उस मॉडल के ऊपर निर्भर हो गए हैं। लिहाजा जो हमारा
आत्मसम्मान था, जो हमारा आत्मनिर्भरता थी, वो हमने किसी और के ऊपर और निर्भर हो गए। लिहाजा घर, समाज, राज्य और देश धीरे धीरे ऐसी ताकतों के हाथ में चला गया है कि राज तो हम कर रहे हैं, लेकिन पैसा, धन, संपदा दूसरे लोग ले रहे हैं। और जैसे जैसे उनकी आर्थिक शक्ति मजबूत होती है, जैसे जैसे वो आपको अपने ऊपर निर्भर करते हैं, फिर वो आपको खरीदना शुरू करते हैं, फिर आपके पास बिकने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। लिहाजा आज के युद्ध के दौर में जब हम चाइना से डोकलाम के ऊपर बात करते हैं तो पता चलता है कि एक पार्टी पहले से बिकी हुई थी। जहां हम डोकलाम में हमारी सेनाएं भूटान के बॉर्डर पे हम उनको ढकेल के पीछा कर रहे थे, तब भारत की एक पार्टी जो 50 साल तक सत्ता में रही, उसका अध्यक्ष रात के अंधेरे में चुपचाप जाकर के उनको बताता है, क्योंकि उन दो पार्टियों ने आपस में समझौता कर रखा है कि हम एक दूसरे को हाई लेवल इंफॉर्मेशन देंगे या नहीं। जब देश उस देश के साथ, जो दुश्मन देश चाइना है जिसके साथ लड़ रहा है, उस वक्त एक पार्टी ने यह समझौता कर रखा है कि हम आपको सूचनाएं देंगे या नहीं, सीधे तौर पर इस देश के साथ गद्दारी करेंगे और गद्दारी के नाम पे हम सूचनाएं देंगे, क्योंकि हम सत्ता में बैठे हैं तो हमें सब पता है भारत की कमजोरी क्या क्या है। तो इस ऐसी पार्टी, ऐसा कहीं देश चलता है क्या? चाइना की पार्टी ने जो समझौता किया हुआ है हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी से, क्या उन्होंने कोई ऐसी सूचना दी भारत सरकार को या इस पार्टी को कि भैया हमारे देश में ये कमजोरी है, आप हमारे ऊपर यहां से हमला करिए? लेकिन हमारे यहां गद्दार जो हैं रात के अंधेरे में चाइनीज एम्बेसी में जाते हैं और सूचनाएं देते हैं। इसलिए हमारा यह युद्ध विदेश से ज्यादा इस देश के अंदर जो करोड़ों, 40-50 करोड़ लोग हैं, उनसे लड़ना मुश्किल है। हमारी चुनौती वो है। चाइना को 1967 में हमने पीटा है, 75 में पीटा है, 86 में पीटा है, और अब भी जब पूरी दुनिया को उसने एक बायोलॉजिकल वेपन के माध्यम से तहस नहस करने की कोशिश की, सभ्यताओं की सभ्यताएं समाप्त कर दी उसने, उसमें भी उसका एजेंडा यही था कि इस देश में, दुनिया में जितने भी लोग थे वो टूरिज्म के लिए यूरोप जाते थे, या वो इटली जाते थे, जर्मन जाते थे, फ्रांस जाते थे, इंग्लैंड जाते थे। तो सबसे पहला निशाना उसने कहा कि टूरिज्म बंद करो, तो इटली को शिकार बनाया और ये फिर वहां से पूरी दुनिया में फैला, पूरे यूरोप को चपेट में ले लिया। तो ये मुल्क जनरली कोई बहुत ऐसा काम नहीं करते थे कि इनके यहां ये चीज पैदा होती थी। ये बेसिकली डीलर थे, इस कंपनी में लिया, इसका कमीशन दिया, उस कंपनी में दिया, उसमें कमीशन दिया। तो सारे देशों की अर्थव्यवस्था को कैसे कमजोर किया जाए, उसके लिए एक वायरस फैला। पूरी दुनिया कह रही है, बड़े बड़े देश कह रहे हैं। उसने वहीं बैठे बैठे अमेरिका में दंगे करा दिए, उसने यहीं बैठे बैठे भारत के अंदर हजारों पत्रकारों को, हजारों इंटेलेक्चुअल के माध्यम से टेलीविजन पे चाइना का बचाव करने वाले लोग पैदा कर दिए। तो आप बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो तो 1 to 1 लड़ाई है ना, वो तो बंदूक से लड़ी जा रही है। उसमें तो आपके सैनिक कमजोर नहीं पड़ रहे, 67 में भी नहीं पड़े। लेकिन जो सबसे बड़ी हमारी लड़ाई है वो हमारे देश में नरेटिव की लड़ाई है, इंटेलेक्चुअल की लड़ाई है, एकेडमिशियंस के साथ लड़ाई है। तो हम इस लड़ाई को कैसे लड़ें? हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पूरी दुनिया में हमने चाइना को एक्सपोज करने में पूरी ताकत लगाई, और ये एक संयोग ही है। इसलिए मैं भले ही इस दौर का शख्स हूं, लेकिन मैं फिर भी यह मानता हूं कि हर चीज का एक समय होता है, लेकिन जब वो समय आता है तब समाज को पूरी ताकत के साथ जवाब देना चाहिए। ये 2014, 2019 और 2020 में जब मैं ये देखता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर क्या ऐसी स्थिति क्यों बनी कि आज लोग भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत सनातन की तरफ लौट रहा है। आज भारत का युवा, भारत के उद्योगपति, व्यापारी, तमाम लोगों ने, जिनको यह लगता था कि सिर्फ पैसा कमाना, बच्चों को बड़े बड़े ओहदों पे भेजना, विदेश में जाकर के नौकरी करना, यही सब कुछ है। अब सब कुछ, जो जितना संपन्न है वो उतना ही मोहताज है।